Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 10, Medieval India Composite Culture. बेटा अगर इस चैप्टर के रेफरेंस में हम बात करें तो यहाँ पर कंपोजिट कल्चर किसको रेफर कर रहा है? उस कल्चर को जो टर्क्स और इंडियंस के इंटरेक्शन के बाद एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, देखो दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 13th सेंचुरी की शुरुआत में ही. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी की शुरुआत में ही दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में. अगर मैं 13th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, मैं किस पीरियड की बात कर रही हूँ बेटा? वो पीरियड जो 1201 से स्टार्ट होके 1300 पे ख़त्म होगा. ठीक है, तो इसकी शुरुआत में ही मतलब 1200 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से शुरू हो जाता है किसका पीरियड? दिल्ली सल्तनत का. स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो ईयर है 1206. ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में आ चुके थे, दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश कर चुके थे. ठीक है, तो 13th सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया में और यहीं से एक नए फेज़ की शुरुआत होगी. कल्चरल डेवलपमेंट होंगे बहुत सारे हमारी कंट्री में. जो इंटरेक्शन होगा टर्क्स का इंडियंस के साथ और टर्क्स इंडियंस इंटरेक्शन से डेवलपमेंट होगा एक नए कंपोजिट कल्चर का, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर भी कहते हैं. और बेटा अगर मैं इस कल्चर की बात करूं तो ये कल्चर ना ही तो प्योरली पर्शियन था, ना ही एंटायरली इंडियन था, ना पूरी तरह भारतीय था, ना ही पूरी तरह पर्शियन था, पर दोनों का फ्यूजन था. दोनों की जो बेस्ट एलिमेंट थे वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं. तो क्या हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा? हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि 13th सेंचुरी की शुरुआत से दिल्ली सल्तनत इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाती है, स्पेसिफिकली 1206 में. और यहीं से एक नया फेस हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी कंट्री में कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं, टर्क्स इंडियंस का इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से कंपोजिट कल्चर एग्जिस्टेंस में आता है, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर भी कहते हैं. ना ही तो ये कल्चर प्योरली पर्शियन होता है, ना ही तो प्योरली इंडियंस, पर दोनों का फ्यूजन होता है और दोनों के जो बेस्ट एलिमेंट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. अब बेटा इसमें भी हमें दो डिस्टिंक्ट फेजेस देखने को मिलेंगे कि भाई ये कल्चर कब एग्जिस्टेंस में आया, कब इसकी ग्रोथ हुई. तो इसको हम दो फेजेस में पढ़ेंगे. पहला है सल्तनत फेज़, दूसरा है मुग़ल फेज़. ठीक है, जब सल्तनत फेज़ हमारे इंडिया में था उस टाइम में हमने देखा कि एमरजेंस हुआ, फ्यूजन हुआ इंडियन ट्रेडिशन का टर्किश कल्चर के साथ और एक नए कल्चर का एग्जिस्टेंस हमने देखा. ठीक है, पर वहीं पर जब मुग़ल फेस आएगा तो हम देखेंगे कि इस कंपोजिट कल्चर का कंसोलिडेशन हुआ. कंसोलिडेशन मतलब उस कल्चर ने अपनी जड़ें मजबूत की इंडिया में. क्लियर है? तो दो फेजेस में हम देखेंगे कि भाई इस कल्चर की ग्रोथ को. तो पहला फेज़ था दिल्ली सल्तनत का, दूसरा फेज़ था मुग़ल फेज़. ठीक है, तो जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम में तो ये एकदम रॉ था, एग्जिस्टेंस में ही आ रहा था. ठीक है, जब टर्क्स ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर का मिक्स हो रहा था. पर जब ये 200-300 साल रूल कर लेते हैं, उसके बाद जब मुग़ल्स आते हैं तो मुग़ल्स के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अब ये कल्चर अपने मैच्योर फेस में है, अब ये कंसोलिडेट हो रहा है. ठीक है, जन जन तक पहुंच रहा है, रच रहा है, बस रहा है, मतलब अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है. बेटा अब हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि भाई कंपोजिट कल्चर की जो हिस्ट्री है वो किस सोर्सेस पे बेस्ड है. तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है बीजक. आप लोगों ने हिंदी वर्ड बीज सुना होगा. बीज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सीड, जिसके थ्रू हम प्लांट ग्रो करते हैं. ठीक है, तो बीजक क्या है? सीड बुक है. बीजक में क्या है भाई? तो बीजक कंपाइलेशन है कबीर के वर्सेस का. कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, तो उन दोहों को कंपाइल करके एक बुक बना दी गई है जिसका नाम है बीजक. ठीक है, अब कबीर के बहुत सारे दोहे सुने हैं, उसमें से जो मोस्ट फेमस दोहा जो आपने बार बार सुना होगा, स्पेशली टीचर्स डे पे, टीचर्स डे की स्पीचेस इसी दोहे से शुरू होती हैं. कौन सा दोहा है वो? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए. इस दोहे में कबीर क्या बता रहे हैं कि भाई अगर शिक्षक और भगवान दोनों साथ में खड़े हो तो सबसे पहले आपको किसके पैर छूने चाहिए? टीचर के. क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता, भगवान को जानने पहचानने का जो रास्ता है वो हमें कौन ही दिखाते हैं? टीचर ही दिखाते हैं, गुरु ही दिखाते हैं. ठीक है,
और भी बहुत सारे ऐसे दोहे हैं। एक और है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। हमेशा ऐसा बोलो कि जिससे आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, है ना। बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो बीजक में क्या है, बहुत सारे दोहों का कंपाइलेशन है जो किसने लिखे थे, कबीर ने लिखे थे। कबीर डिसिप्लाई थे किसके, भक्ति संत रामानंद के। ठीक है, ये गुरुजी थे किसके, कबीर के। कबीर के गुरुजी का नाम क्या था, रामानंद। वो कौन थे, भक्ति संत थे, भक्ति सेंट रामानंद। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कबीर के गुरुजी का नाम क्या है, कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। और बेटा ऐसे माना जाता है कि जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म हुआ था 1398 एडी में। ठीक है, या CE कॉमन एरा में। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, 1398 में। किसके यहाँ, एक ब्राह्मण विडो के यहाँ। एक औरत थी जो ब्राह्मण थी पर विधवा थी। ठीक है, वो इस बच्चे को छोड़ देती है। मतलब कबीरदास जी का जब जन्म होता है तो उनकी जो माँ होती है वो विधवा होती है और वो उन्हें छोड़ देती है। बनारस में एक टैंक होता है, उसके पास वो औरत, जो ब्राह्मण औरत होती है, वो कबीरदास जी को, बेबी कबीरदास जी को छोड़ के चली जाती है। फिर वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू करती है एक मुस्लिम फैमिली जो कि वीवर होती है। वीवर बोले तो बुनकर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई क्लॉथ बनाने के लिए थ्रेड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जमाना होता है, वो काम कौन करते थे, बुनकर लोग। बुनकर बोले तो वीवर, जो क्लॉथ बनाते थे। तो भाई कबीरदास जी को टैंक के पास ऐसे पड़ा हुआ देखते हैं तो वो मुस्लिम वीवर उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। वो कौन होते हैं, नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। नीरू और उनकी वाइफ नीमा, वो अब अपब्रिंगिंग करेंगे किसकी, कबीरदास जी की। अब बेटा बनारस में इनका जन्म हुआ है, तो बनारस में जितने हिंदू हैं उतने ही मुस्लिम हैं, तो ऑब्वियसली बात है इन्हें दोनों कल्चर का नॉलेज होगा। ही बिकेम एक्वेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, परिचित होना, जानना, समझना। तो ये हिंदू रिलीजन को भी बहुत अच्छे से जानते थे, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी इन्हें नॉलेज था, मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी नॉलेज था। दोनों की फ़िलॉसफी को ये अच्छे से जानते थे और ये चाहते थे कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, किसको प्रमोट करके, पीस, हार्मनी एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। वो कम्युनिटीज़ जो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ती रहती हैं, तो उनके बीच में पीस लाया जाए, हार्मनी लाई जाए, सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाए, ऐसा सपना था किसका, कबीरदास जी का। कबीर क्या थे बेटा, एक ओरल पोएट थे। ठीक है, जिनके काम को बाद में लोगों ने लिखा। वैसे भी तुम लोग ध्यान से सुनो इस बात को कि भाई पहले की जो पढ़ाई होती थी वो श्रुति पर बेस्ड थी, सुनने पे बेस्ड थी, है ना। राइटिंग का इतना रोल नहीं था। ओरल मतलब टीचर बोल के पढ़ाते थे और उसी टाइम बच्चे को उसी चीज़ को सीखना होता था। आज ऐसा होता है कि आपके पास स्कूल की बुक्स अलग है, रेफरेंस बुक अलग है, टेक्स्ट बुक अलग है, स्कूल की कॉपी अलग है, ट्यूशन की कॉपी अलग है। सिर्फ लिख ही रहे हो, बुद्धि में, दिमाग में कुछ नहीं जाता आप लोगों के। पर पहले लिखने का रोल ही नहीं होता था, तो आपको श्रुति पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। टीचर जो बोल रहा होता था उसको सुनना होता था। पर आज तो क्लास में टीचर बोल रहा है, वाह ठीक है छोड़ो, नहीं समझ में आएगा ट्यूशन से पूछ लेंगे, ट्यूशन से नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पे देख लेंगे, कोई ऑनलाइन क्लास परचेज़ कर लेंगे, है ना। ऐसा होता है आजकल। पर पहले पूरा जो फोकस था वो किस पे था, श्रुति के ऊपर, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो कबीर भी ओरल पोएट थे, है ना। उनके वर्क को बाद में लोगों ने लिखा है। द बीजक इज़ प्रिजर्व बाय द कबीर पंथीस। कबीर पंथीस कौन होंगे बेटा, कबीर के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कबीर पंथीस। तो बीजक को प्रिजर्व करने का काम किया कबीर पंथीस ने। कहाँ पर, वाराणसी में, और यूपी में और दूसरी जगहों पर भी कबीर की कई बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। ठीक है, तो बीजक को प्रिजर्व करने का काम उन लोगों ने किया। बीजक में 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजक कंप्राइजेज 3 मेन सेक्शंस। तीनों सेक्शंस क्या क्या हैं बेटा, साखी, रामायणी और शबद। ठीक है, साखी, रामायणी और शबद। जो 4th सेक्शन है उसमें बहुत सारे फोक सॉन्ग्स के फॉर्म हैं। तो 4 सेक्शन बोल सकते हैं, पर 3 मेन सेक्शन में है साखी, रामायणी और शबद। जो साखी है उसमें दोहा मतलब कपलेट के फॉर्म में लिखा गया है साखी को।
रमैनी चौपाई के फॉर्म में लिखा गया है। रमैनी फॉर्म इज़ यूजुअली रिटर्न इन मीटर कॉल्ड चौपाई। ठीक है, रमैनी किस में लिखा गया है? चौपाई में। साखी किस में लिखा गया है? दोहा, कपलेट के फॉर्म में लिखा गया है, और रमैनी चौपाई के फॉर्म में लिखा गया है। और ये यूजुअली म्यूज़िकल राग के ऊपर बेस करता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, लेंदी होता है कैरेक्टर में। वो ऑब्वियस सी बात है, दोहा 2 लाइन का होगा, चौपाई थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करती होगी। जो थर्ड फॉर्म है शब्द, बेटा जो थर्ड फॉर्म है उसे हम बोलते हैं शब्द। ये मैट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म है, मतलब लाइंस का ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बैरियर है, इतना ही लिखना है, इतना ही बोलना है। ये पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, रीज़न टू रीज़न वेरी करते हैं, और सिंगर टू सिंगर इन्हें कहने का, गाने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? शब्द। ये मैट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म है, ये पॉपुलर सॉन्ग हैं। ठीक है, जो रीज़न टू रीज़न अल्टर कर जाते हैं, बदल जाते हैं, और सिंगर टू सिंगर भी ये चेंज हो जाते हैं। मतलब हर रीज़न में आपको थोड़ा सा एक अलग टच देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे कबीर टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू बीजक। बीजक के हिसाब से कबीर दास जी क्या सिखाना चाहते थे? तो कबीर दास जी पहली बात तो ये बताना चाहते थे कि भाई भगवान एक ही है। आप अलग अलग नामों से उनको वर्शिप कर लो, उनकी पूजा कर लो, राम के नाम से कर लो, रहीम के नाम से कर लो, पर सारे भगवान एक ही हैं। देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है। वर्शिप करने का तरीका अलग अलग होता है, वर्शिप आप अलग अलग नामों से कर सकते हो, पर एक ही भगवान है। ठीक है, और दूसरी बात ये बोल रहे हैं, डिवोशन टू गॉड एंड गुड एक्शंस आर द ओनली मीन्स ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो जन्म मरण की जो साइकिल है उससे आज़ाद होना है, तो भगवान की भक्ति करो और अच्छे कर्म करो। भगवान की भक्ति करते रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको मोक्ष मिल जाएगा। हर व्यक्ति को अपने आप को फ्री रखना चाहिए डिसऑनेस्टी से, है ना। आप हमेशा वफादार रहें, है ना, ऑनेस्टी रखें, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा सिंसियर रहना चाहिए, इनसिंसियर नहीं होना चाहिए। और हिपोक्रेसी बोले तो वो होते हैं ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और, है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उस टाइप के जो पर्सनैलिटी होते हैं, आपको वैसे नहीं बनना है। तो आपको अपनी लाइफ में ऑनेस्टी को मेंटेन रखना है, सिंसियर रहना है, और हिपोक्रेसी तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, तभी जाकर आप भगवान तक पहुंच पाओगे। ठीक है, देन ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड। भगवान के लिए सारे मनुष्य सेम हैं, एक हैं, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, जो प्रीस्टली क्लास है, स्पेशली ये ब्राह्मण्स के लिए बोल रहे हैं, तो उसको कोई सुप्रीमेसी नहीं मिली हुई है, क्योंकि कोई कास्ट डिस्टिंक्शन है ही नहीं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो प्रीस्टली क्लास के पास कोई सुप्रीमेसी नहीं है, इन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना ही नहीं चाहिए। ही रिनाउंस्ड द आइडल वर्शिप। अच्छा, कबीरदास जी मुखर थे इस बात को लेकर के कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। जितने भी हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं ना, सिर्फ किस लिए कि भाई हमारे परिवार में ऐसा होता है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो यही होता है इसलिए हम कर रहे हैं, ये एम्प्टी रिचुअल्स को हमें छोड़ देना चाहिए, है ना। जो मीनिंगलेस सेरेमनीज हम परफॉर्म करते जाते हैं कि भाई ऐसा उसने किया था तो हम भी करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा को भी ये मना करते थे, भाई घर में बैठो, अच्छे कर्म करो और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखो, दैट्स इट। बेटा ये जो वर्ड एम्प्टी रिचुअल्स है, इसका मतलब क्या होगा? खोखले अनुष्ठान, है ना। अनुष्ठान का मतलब आप समझते होगे ना, पंडित जी को बिठा के 10-12 पंडित जी बैठते हैं, बढ़िया पूजा वूजा करते रहते हैं। ठीक है, तो मीनिंगलेस है वो, किसके हिसाब से? कबीर के हिसाब से। दूसरा, ये जो मीनिंगलेस सेरेमनीज, अर्थहीन समारोह करते रहते हैं, बच्चा होगा तो पहले ये फंक्शन होगा, फिर वो फंक्शन होगा, फिर ये होगा, वो होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। बेटा जो बीजक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कबीर के कंपोजिशंस को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे रिप्रेजेंट करता है? बहुत ही सिंपल स्टाइल में। ठीक है, तो बीजक प्रेजेंट करता है कबीर के कंपोजिशन को, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टाइल में। एंड एक्सॉर्ट्स हिज लिसनर्स टू सेट देयर डिल्यूजन्स, और मदद करता है लिसनर्स को कि भाई वो अपने भ्रम को, डिल्यूजन्स का मतलब क्या होता है? भ्रम, प्रिटेंशंस, दिखावा, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़, कंजर्वेटिव जो व्यूज़ हैं, रूढ़िवादी जो विचार हैं,
उनको त्यागने के लिए प्रेरित करता है कि भाई ये जो कुछ भी आप अब तक करते आए हो, देखते आए हो, सुनते आए हो, ये सही नहीं है। ये जो वर्ड एक्सोट्स है, इसका मीनिंग होता है बेटा, क्या होता है? उपदेश देना, है ना, बताना, सिखाना। तो बीजक प्रेजेंट करता है कबीर के कंपोजिशन को बहुत ही सिंपल स्टाइल में और उपदेश देता है अपने लिसनर्स को, कबीर के सुनने वालों को, कबीर के डिसिप्लाइज को कि भाई अपने डिल्यूशंस को त्याग दो, अपने जो प्रिटेंशंस, दिखावा है उसे छोड़ दो, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ मतलब अपने जो रूढ़िवादी विचार हैं उन्हें छोड़ दो और एक्सपीरियंस करो किसको? ट्रुथ को। किसके फेवर में आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब को। तो जो 5th सिख गुरु थे, सिखों के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जन देव, उन्होंने कंपाइल किया किसको? गुरु नानक देव की हिम को। गुरु नानक देव जो थे उन्होंने जो हिम्स दिए थे, भजन गाए थे, उनके सारे भजनों को कंपाइल किया। इसके साथ साथ ही गुरु नानक देव के जो आने वाले 4 सक्सेसर्स थे, ठीक है, गुरु नानक के बाद आए जो सक्सेसर्स थे, उनकी भी हिम्स को कंपाइल किया। और उसी टाइम में जो दूसरे रिलीजियस प्रीचर्स थे जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब को मिलाकर, इन सब की टीचिंग्स को मिलाकर किस में लिख दिया? आदि ग्रंथ साहिब में लिख दिया, जो कहाँ पर? अमृतसर में, पंजाब में। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने कंपाइल किया गुरु नानक देव के हिम्स को, इनके चारों सक्सेसर्स के हिम्स को, दूसरे रिलीजियस प्रीचर्स बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सबको किस में? आदि ग्रंथ साहिब में। आदि ग्रंथ साहिब कहाँ पर रखी हुई है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो 10th गुरु थे, उन्होंने इंक्लूड किया कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। उन्होंने जो 9वें गुरु आए तेग बहादुर, उनकी भी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया। और अब इस स्क्रिप्चर को क्या कहा जाने लगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो बेटा पहले क्या बना? आदि ग्रंथ साहिब। फिर उसमें 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर की बातों को, उनके कंपोजिशंस को, उनके हिम्स को लिख दिया गया। तो ये क्या बन गया? गुरु ग्रंथ साहिब। पूरा के पूरा गुरु ग्रंथ साहिब किस में लिखा है बेटा? गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है बेटा, जो फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, और ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन कंपोज किसने किया है? गुरु नानक ने। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसे कंपोज करने वाले कौन है बेटा? गुरु नानक। फिर सेकंड जो है वो बहुत सारे सिख गुरुज का कंपोजिशन है। सिर्फ सिख गुरु ही नहीं है बेटा, इसमें जो दूसरे संत थे, मिस्टिक्स थे, है ना, उनकी भी बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूडेड हैं। कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ राग्स और म्यूज़िकल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, राग की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें कलेक्ट किया गया है। बेटा गुरु ग्रंथ साहिब अकेला ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें सॉन्ग्स भी हैं, हिम्स भी हैं, गाने भी हैं, भजन भी हैं, बहुत सारे संतों की वाणी भी है, अटर मतलब बोला, वाइड वैरायटी ऑफ सेंट्स, बहुत सारे संतों ने जो बोला वो भी उसके अंदर है, सेजस साधुओं ने जो बोला, बात्स ने जो बोला। मतलब ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों के व्यूज़ को इंक्लूड करके बना है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक अकेला स्क्रिप्चर है जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स, हिम्स, अटरेंस है, वाइड वैरायटी ऑफ सेंट्स की, सेजेस की, बात्स कौन होते हैं? लोकल स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, जो फोकलोर्स वगैरह हमें सुनाते हैं। अब बेटा जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को देख रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत सारे इसमें सॉन्ग्स हैं, हिम्स हैं, बहुत सारे सीन्स की अटरेंस है, सेजेस बात्स ने क्या कहा वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये जो गुरु थे, सिख गुरु थे, वो चाहते थे कि जो फंडामेंटल यूनिटी है सारे रिलीजियंस की, है ना, जो उनमें यूनिटरी कैरेक्टर है, जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो रहस्यवाद है, रहस्य में चीज़ें हैं, वो सारी कॉमन ही हैं और उन्हें कॉमन रहना भी चाहिए और ये सोसाइटी को जोड़ने का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो वो चाहते थे कि इन चीज़ों को और दृढ़ बनाया जाए, इन्हें और मजबूत किया जाए। ऐसा कौन चाहते थे? सिख गुरु। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गुरु थे वो सभी धर्मों की मौलिक एकता, रहस्यमय अनुभव को एकात्मक चरित्र के साथ, यूनिटरी कैरेक्टर के साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते थे। मिस्टिक एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? रहस्यमय अनुभव।
और बेटा रियलिटी में, वास्तविकता में, वास्तव में 12th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में जो भी बहुत शानदार काम हुआ, ठीक है, किस किस फील्ड में, रिलीजियस, मिस्टिक, मेटाफिज़िकल पोइट्री, वो सब कुछ किस में मिलेगी आपको, यहीं पर मिलेगी गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक रिलीजियन की बुक नहीं है बेटा, यह वास्तव में भारत के विभिन्न हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स में 12 से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में बहुत सारी जो रिलीजियस धार्मिक बातें कही गई, जो मिस्टिक मतलब रहस्यवादी बातें की गई, आध्यात्मिक कविताएं, मेटाफिज़िकल पोइट्री जो की गई, उन सब का इंक्लूजन है किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। सेम टाइम में ही बेटा ये सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को भी बताता है उन दिनों में। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ रहे हो तो मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज को पढ़ रहे हो, जहाँ पर आपको उस टाइम में सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कंडीशन कैसी थी, है ना, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस सब का एक प्रॉपर व्यू मिल जाएगा। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब में कितना कुछ है, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को कंसीडर किया जाता है कि भाई सिखों का ये स्पिरिचुअल गाइड है। और क्या ये सिर्फ सिखों का स्पिरिचुअल गाइड है? नहीं बेटा, इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए ये गाइड की तरह काम करता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज़ कंसीडर्ड बाय द सिख एज अ स्पिरिचुअल गाइड, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम करता है गुरु ग्रंथ साहिब। दे रिगार्ड इट एज लिविंग गुरु, और गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग क्या मानते हैं कि भाई ये लिविंग गुरु है, जिसके पास सारे आंसर्स हैं, भले वो रिलीजियन धर्म से जुड़े हों, नैतिकता मोरालिटी से जुड़े हों। तो फिर से ध्यान से सुनो कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की तो एक पूजनीय किताब है ही है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिखों की है। सिखों का ऐसा मानना है और हम सबका भी ऐसा मानना होना चाहिए कि ये स्पिरिचुअल गाइड है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। सिख लोग इसे लिविंग गुरु कहते हैं क्योंकि इसमें सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, धर्म की जितनी भी गुत्थियाँ हैं उसे सुलझाने का रास्ता मिलता है, मोरालिटी, नैतिकता भी भर भर के भरी हुई है। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। गुरु नानक टीचिंग से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।